हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही ना इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर 2 की हमने बात की थी जो बात करता है रिलीवेंसी ऑफ एक्ट की, सेक्शन 5 से लेके 55 तक। यहाँ पे 5 तो जनरल रूल की बात करता है, 6 से 55 रिलीवेंसी की बात होती है कि कौन से फैक्ट जो है रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के साथ रिलीवेंट होंगे। तो हम सेक्शन 7 तक पहले कर चुके हैं। सेक्शन 8 हम बात करेंगे जो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की बात करता है। देखिए सेक्शन 8 में मोटिव, आपका प्रिपरेशन और कंडक्ट जो है ये प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट। किसके प्रीवियस? जो फैक्ट इन इशू हुआ है उसके आपका पहले का या फिर उसके सब्सिक्वेंट। जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ क्राइम हो जाता है और विक्टिम उसके बाद जोर जोर से क्राइम रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो जिस विटनेस उसको रोते हुए देखा तो उसका जो रोना है वो किस में माना जाता है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट माना। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, रेप केस था उसके ऊपर ये केस लॉ जिसको हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटिव क्या होता है? देखिए जब किसी का कोई मोटिव हो किसी चीज़ के लिए, उसे क्राइम क्यों करना है उसके पीछे मोटिव उसका रहेगा कुछ ना कुछ। और प्रिपरेशन उसने की, जैसे मान लीजिए किसी ए ने बी को पॉइजन दिया तो ए ने उससे पहले ये सेम पॉइजन जो उसकी बॉडी में मिला है बी की, वो कहीं से प्रोक्योर किया था। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट सेम पॉइजन विच इज एडमिनिस्टर्ड टू बी, ये क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन में रिलीवेंट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे सेक्शन 8 के हाथ। पहले हम फर्दर सेक्शन 8 का बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। अभी तक हालांकि ये सारे सेक्शन ना कोरिलेट हैं एक दूसरे से, ये आपको ऐसे नहीं याद करना है कि सेक्शन 7, 8, 9, 10 रट लिए। इसको आप ये मान के चलो माइंड में कि आप जज हो एंड समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा फैक्ट इन इशू आपके सामने आया एंड यू हैव टू एज्यूम द थिंग्स कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ है तो चलो ठीक है, ये मतलब बंदेगा इसने ऐसा किया तो ये ओकेजन दिया, इसने ऐसा हुआ तो कॉज हुआ, ये उसका इफेक्ट होगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जब क्रिमिनल की बात आएगी तो आपको ध्यान, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मेंस एक्टस, मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या है? इट इज ए मेंटल एलिमेंट। और भाई क्रिमिनल लॉ के अंदर सोच लेना तो कोई अपराध नहीं है। मैंने सोच लिया कि मैं आई विल किल यू, सोच लिया मैंने, तो क्या मैंने कोई ऑफेंस कर दिया? नहीं भाई, सोचना थोड़ी गुनाह थोड़ी है। लेकिन मेंस एक्टस जब इन्वॉल्व हो जाएगा देन इट विल बिकम क्राइम। तो भाई मेंस रिया यानी कि मोटिव, लेकिन मेंस रिया कहीं ना कहीं क्या है भाई? स्टेज तो थी वो, पहले मैंने सोचा, फिर मैंने क्या किया? प्रिपरेशन किया, मैंने एक बंदूक कहीं से हायर की, ठीक है, फिर मैंने क्या किया? मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने किसी खोपचे में जाके गोली चलाई, मेरा निशाना अच्छा था नहीं, चूक गया, ठीक है, या लगा, और जब वही लग गया सामने वाला टपक गया तो अपन ने क्या किया? पूरा क्राइम कंप्लीट कर लिया। तो देखिए क्या आप ये बीइंग ए जज ये नहीं मानते कि जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं रिलीवेंट था? भाई मोटिव से रिलीवेंट था तभी तो फैक्ट इन इशू हुआ। उसके बाद जो आपने प्रिपरेशन की, मेरे इसी एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ क्रिमिनल पे लगेगा, ये सिविल पे भी लागू होता है। मैं उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, बट मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ए ने किसी बी का मर्डर करने की कोशिश की। तो भाई ए ने पहले तो सोचा, उसका मोटिव था कुछ, मोटिव किस वजह से था? कोई रीजन, ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली बैठा बैठा सोच लूँ कि मारना है, उसके पीछे कुछ कारण होगा, मुझे उससे पैसे चाहिए होंगे, मुझे उससे दुश्मनी होगी, मेरा उससे कुछ जेलस फीलिंग होगी, कुछ तो होगा। तो दैट इज माई मोटिव। देन आफ्टर दैट आई प्रिपेयर, आई बॉट समवेयर, मैं यूपी में गया और वहाँ से मैंने एक देसी कट्टा हासिल कर लिया। ये क्या है? प्रिपरेशन। मैं जहर ले आया कहीं से उसको खिलाने के लिए, ये क्या है? मैंने प्रिपरेशन किया है। और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, भाई प्रीवियस कंडक्ट में क्या चीज़ें आ जाती है कि वो फैक्ट इन इशू होने, मर्डर से पहले मैंने क्या क्या किया? जैसे मर्डर होने से पहले मैंने उसको धमकी दी थी कि साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, ठीक है। मर्डर के बाद क्या हुआ? मैं भाग गया, मैं दिखाई नहीं किसी को, ढूंढ ही नहीं पा रहा कोई। तो ये क्या है मेरा? ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो सेक्शन 8 कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो आपके रिलीवेंट होते हैं। बेरेक्ट यहाँ पे क्या कहता है वो पढ़ लीजिए। एनी फैक्ट इज रिलीवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव।
जो या तो दिखाता है या बनाता है क्या, मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। ये फैक्ट इन इशू, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये चीज़ें क्या है, आइदर फैक्ट इन इशू के साथ दिखा रही हूँ या किसी रिलीवेंट फैक्ट के साथ दिखा रही हूँ, तो जब वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगी। और बीइंग एडवोकेट, अधिवक्ता होने के तौर पर ये आपका मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आप अपने क्लाइंट के लिए उस चीज़ को कोर्ट के सामने प्रूव करें कि भाई ये रिलीवेंट है। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, या उसके जरूरी नहीं कि पार्टी का ही कंडक्ट हो, उसके किसी एजेंट का भी कंडक्ट हो सकता है। पार्टी का कंडक्ट हो, उसके एजेंट का कंडक्ट हो, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रिलीवेंट देयर टू। द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन an offense against whom is subject to any proceeding is relevant if such conduct influence or is influenced by the any act fact in issue। यानी कि जो कंडक्ट आया है, देखिए ये क्या कह रहा है कि वो कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट। मैं क्यों भागा वहाँ से, क्योंकि मैंने मर्डर कर दिया। मर्डर क्या था, ये फैक्ट इन इशू था, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट इन इशू मैं वहाँ से भाग गया। तो मेरा जो कंडक्ट है वो कहाँ से निकल कर आया, वो मेरे उस प्रिंसिपल एक्ट से निकल कर आया जो कि फैक्ट इन इशू था, मर्डर। मैंने उसको धमकी दी पहले, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड था कि वो मर्डर से ही रिलेटेड था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिलीवेंट हो जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे इसने दो एक्सप्लेनेशन दे दी हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि द वर्ड है कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन दी स्टेटमेंट्स, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। ये कह रहा है कि भाई सिर्फ मेयर स्टेटमेंट ही अकेली काफ़ी नहीं होंगी, उसके साथ में कॉर्पोरेटिव में जैसे 157 में आप कॉर्पोरेशन में एविडेंस देते हैं वो ज़रूरी होता है, तो सिर्फ उसको रिलीवेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन ये रिलीवेंसी आपके अगर कोई और प्रोविज़न है इस एक्ट का तो उसको भी बार नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलीवेंट, जब किसी का कंडक्ट रिलीवेंट होता है, और एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रिलीवेंट। तो जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मेरे उस एक्ट का साथ रिलीवेंसी दिखाती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, रिलीवेंट हो जाएंगी, जो मेरे कंडक्ट से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें भी इलुस्ट्रेशन देखिए। इलुस्ट्रेशन यहाँ सबसे पहला क्या है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। भाई ए के ऊपर ट्रायल चला कि उसने बी को क्या किया, ए ने बी को मार दिया। तो यहाँ पे फैक्ट देखिए क्या है कि भाई ए ने बी को मारा, मर्डर क्या है यहाँ पे, फैक्ट इन इशू है। अब इसमें क्या होता है, क्यों मारा बी को, इसके पीछे की कहानी सुनिए कि ए ने क्या किया था। पहले ए था शक्ति कपूर और इसने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया था, एक जर्नलिस्ट को, जो था बेचारा सी, और बी ने सब कुछ होते हुए देख लिया। अब बी को लगा कि मैं साला इसको ब्लैकमेल करता हूँ, इससे पैसे लेता हूँ। तो बी ने क्या किया, उससे पैसे लेने फ़ोन किया कि भाई देख तो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा सारी बात, मैंने देखा है तुम्हें। तो जो बी की नॉलेज है वो क्या है, वो ए के लिए क्या बन जाती है, मोटिव बन जाती है। जो बी की नॉलेज थी कि उसने ए ने सी को मारा है, ये उसके लिए मोटिव बन जाती है, और ये नॉलेज जो है यहाँ पे ये रिलीवेंट हो जाएगी मोटिव के तौर पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया। देखिए अभी ये तो था क्रिमिनल का, मैंने यहाँ 2 ही एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ए और बी, क्योंकि एग्जांपल ए क्रिमिनल से बात करता है, बी सिविल से बात करता है। ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी के लिए, बी ने मना कर दिया बॉन्ड बनाने से। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज अलेज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज इज रिलीवेंट। हुआ क्या था कि मान लीजिए ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया था, तो बी ने क्या किया, बी को उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत थी। मान लीजिए भाई उस टाइम बी की बच्ची की शादी थी, बी को पैसे चाहिए थे, तो बी की ज़रूरत, पैसों की जो ज़रूरत होना है वो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी। ये उसका मोटिव। अभी मोटिव देखिए ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल केसेस में ही हो। भाई मेरे घर में शादी है और मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे चाहिए, मेरा मोटिव है, और मैं उस मोटिव को लेके चला गया ए के पास कि जी मुझे पैसे दे दो,
तो पैसों का जो लेन देन है वो क्या है, फैक्ट इन इशू है। और मेरा उसके पास जाना, पैसे मांगना, ये रिलीवेंट फैक्ट है। और ये रिलीवेंट फैक्ट कहाँ से आया, ये इस मोटिव से आया है कि मेरे घर में शादी थी और मुझे पैसे चाहिए थे। तो ये यहाँ पे सिविल मामले में मोटिव आपका रिलीवेंट हो जाए। बी के मर्डर का बाय पॉइजन, पॉइजन के लिए देखिए ए ने बी को मारने की कोशिश की। जो फैक्ट है कि जो बी की डेथ से पहले ए कहाँ गया, ए गया किसी दुकानदार के पास और उसने वहाँ से जहर खरीद लिया, पॉइजन खरीद लिया। और वो जो पॉइजन खरीदा वो बिल्कुल सिमिलर था, किसके सिमिलर था, जो पॉइजन यहाँ ए ने प्रिक्योर किया है। देखिए ए ने क्या किया, बी को दे दिया पॉइजन, ऐसा मान रहे हैं हम बोले कि ए ने मारा बी को, तो भाई बी कैसे बात मानेंगे हम, कैसे रिलीवेंट होगी ये बात, क्योंकि जो ए बी की डेथ होगी उसका पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद जो पॉइजन उसकी बॉडी में मिला वैसा ही सेम पॉइजन, वो सेम पॉइजन ए ने क्या किया था, कहीं से प्रोक्योर किया था। और जस्ट बिफोर द डेथ, मतलब भाई जैसे आज मरा तो कल लेके आया था वो, वैसा ही जहर जो उसकी बॉडी में मिला है। तो ये क्या है, ए का जो ये प्रिपरेशन है जहर लाने की, ये क्या थी, तैयारी थी। और इस प्रिपरेशन को सेक्शन 8 के तहत क्या माना गया था, रिलीवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलीवेंट हो जाएगा। अभी चलो एक और हम इसका भी एग्जांपल एक और लेते हैं सिविल का मामले में भी, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सारे क्रिमिनल के हैं। अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो ए की विल है कि नहीं है। तो ये क्या कहता है कि ए की कोई विल है, अब ये विल है कि नहीं ए की, ये कैसे पता लगेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो फैक्ट क्या है, नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ अलेज्ड विल ए मेड एन इंक्वायरी इनटू मैटर्स टू विच द प्रोविजन ऑफ अलेज्ड विल रिलेट्स, यानी कि बस जिस दिन किया है उससे पहले ए गया था एडवोकेट मलिक के पास, उसने एडवोकेट मलिक से पूछताछ करी कि जी विल बनानी कैसे बनाई जाएगी, बताओ थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे विल बनती है, विल के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, यानी विल के बारे में उसने पूछताछ करी थी। जो हम जब वो विल बनी हुई है उससे कुछ जस्ट पहले ए ने कंसल्ट किया एडवोकेट मलिक को रिगार्डिंग द विल, इंक्वायरी की उसने, और ए फिर वहीं पहुंच गया किसी एक छोटे से वकील के पास, एडवोकेट खासा साहब भी बैठे थे बेचारा किसी कोने में, कि उसको टाइपिंग आती थी बस, तो उसको बोला कि एक काम करो मेरे लिए एक विल ड्राफ्ट कर दो। तो देखिए जो पहले उसने इंक्वायरी की या एडवोकेट मलिक के पास जाके कंसल्ट किया, ये क्या उसका ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रीवियस कंडक्ट हो गया। लेकिन जो उसने दूसरे बंदे के पास जाके और उसको ड्राफ्ट करवाया, ठीक है, अपनी विल को, ये उसकी प्रिपरेशन हो गई। और ये दोनों की दोनों बातें जब आप कोर्ट में जाओगे तो आप कैसे रिलीवेंट करोगे कि जनाब ऐसा है, देखो ए ने मरने से पहले एडवोकेट मलिक के पास गया था वो, तो कॉर्पोरेशन के लिए एडवोकेट मलिक को बुलाया जा सकता है, लेकिन ये रिलीवेंट जरूर होगा कि जी उसके पास गया था, कंसल्ट की थी, पूछताछ की थी, फिर बुलाओ जी वो बैठा कोने में एक दूसरा, उससे उसने ड्राफ्ट करवाई थी, वो आएगा हाँ जी मुझसे ड्राफ्ट कराई थी उसने। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या होगी, देखिए आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे रिलीवेंट हो गई हैं। ठीक है, अभी अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जो कंडक्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टी का ही हो। जैसे मैंने अभी कहा कि विल के बारे में इंक्वायरी की, कंसल्ट किया, अब कोई बड़ा आदमी है वो थोड़ी जाएगा यार कोर्ट में धक्के थोड़ी खाएगा, वो क्या करेगा, अपने किसी एजेंट को भेज देगा। तो अगर मेरा एजेंट वो काम करता है, यानी कि उस व्यक्ति का एजेंट काम करता है ए का वहाँ पे, तो भी ये चीज़ें रिलीवेंट हो जाती। यानी कि किसी भी पार्टी या उसके एजेंट के द्वारा या एक्यूज्ड के द्वारा, ठीक है, कोई भी कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है या इन्फ्लुएंस हो जाता है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो वो जो आपका फैक्ट इन इशू है, आपका जो फैक्ट इन इशू है वो या तो उस पार्टी या फिर उसके एजेंट के इन जो कंडक्ट है उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, कंडक्ट से ये इन्फ्लुएंस हो जाए फैक्ट इन इशू, या फैक्ट इन इशू से उनका कंडक्ट इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर उनके कंडक्ट से फैक्ट इन इशू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो प्रीवियस कंडक्ट हो गया,
और अगर फैक्ट इन इशू से उनका कंडक्ट इन्फ्लुएंस हो गया, दैट विल बिकम आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब यहाँ पे देखो एक केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सूसालाल बनिया, भाई देखो नाम भी मज़ेदार है, सूसालाल बनिया वर्सेस एम्परर। बनिया ने एम्परर के ऊपर केस कर दिया, 1925 का केस है ये, नागपुर का। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लड़की थी उसका रेप कर दिया गया था और वो बुरी तरह से रो रही थी रेप के बाद। उसके पास एक बंदा आता है, बेचारा बुजुर्ग आदमी, वो कहता है कि बेटा क्या हुआ, तो जोर जोर से रो रही थी। तो लड़की का रोना आफ्टर दी फैक्ट इन इशू, तो देखो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया आपका रेप, और रेप के जस्ट बाद वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। तो यहाँ पे जो विटनेस ने उसका रोना सुना, उसके पास गया, तो विटनेस की जो ये ओरल स्टेटमेंट थी कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने इस लड़की को बुरी तरह से रोते हुए देखा, तो ये उसका क्राइंग, रोना जो है उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 8। तो इसको क्या करेंगे, इसकी जो टेस्टिमनी है जब ट्रायल होगा तो अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉर्पोरेशन में उसकी टेस्टिमनी को टेस्टिफाई करने के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी फैक्ट इन इशू के बाद जो काम होता है वो आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहलाता है। अभी एक और केस है आर वर्सेस पामर। यहाँ पे क्या कहा था, जो लॉर्ड कैंपबेल थे यहाँ पे चीफ जस्टिस, वहाँ पे लॉर्ड ऑफ हाउस बोलते हैं, तो लॉर्ड ऑफ हाउस के जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड कैंपबेल, कैंप की घंटी थे वो। तो ये इसमें इन्होंने कहा था कि द जेंटलमैन कम्स एंड मोर डायरेक्ट एविडेंस दैट द प्रिजनर प्रोड्यूस्ड दिस वेरी पॉइजन फॉर व्हाट पर्पज दैट ऑब्टेन। भाई यहाँ भी जहर दे के किसी को मारा गया था, तो बोला कि क्यों खरीदा भाई तुमने, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस है? तो जस्ट बिफोर द डेथ खरीदा था, इस वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, तुम्हारे प्रिपरेशन में इंक्लूड हो जाएगी। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो कि बहुत बार पूछा जाता है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1885 का केस है ये। देखिए इसमें अब्दुल्ला जो था उसको पकड़ लिया गया कि उसने एक यंग लड़की थी जिसका नाम था दुलारी। केस के फैक्ट्स से आप अगर याद करेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। एक लड़की थी दुलारी, दुलारी कौन थी, यंग गर्ल थी। इस यंग गर्ल का अब्दुल्ला ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और इस बेचारी की उम्र कितनी थी, यही 15 से 20 साल के बीच की लड़की थी कोई। ये बोला गया कि ये लड़की जो है ये प्रोस्टिट्यूट थी और ये क्या अपने घर पे सो रही थी, तब अब्दुल्ला ने जाके इसको मार दिया। अराउंड मॉर्निंग का कुछ टाइम रहा था, तब गया और इसके गले को उसने रेजर से काट दिया था। ठीक है, तो उसका जो जब रेजर से काटने लगा तो अब्दुल्ला के जो अंगूठा था लेफ्ट वो था, वो भी उसमें कट गया था। और जब वो हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी माँ के द्वारा, वो मतलब वहाँ नहीं डेथ हुई थी, वो हॉस्पिटल ले गई उसकी माँ उसको, तो वहाँ पे भी कोतवाल आया, डिप्टी मजिस्ट्रार आया और असिस्टेंट सर्जन भी आया था। तो उन्होंने कहा कि जो उसको रेजर मारा था, तो रेजर मारने की वजह से उसका जो ये आपका कोड होता ना, साउंड कोड बोलते हैं जिसको, जिससे हम आवाज़ निकलती है हमारे गले में, क्योंकि गला काट दिया था तो वो लड़की बोल नहीं पा रही थी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कोतवाल, डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट सर्जन, इन 3 लोगों के बीच में पूछा गया कि बेटा किसने मारा तुम्हें। यंग गर्ल थी तो वो बेचारी तो बोल नहीं पा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो नहीं बोल सकती। तो उसकी माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसने कहा कि बेटा मैं सबके नाम लेती हूँ जिस पे मुझे डाउट है, और जब उस बंदे का नाम मैं लूँ तो तुम मुझे इशारा कर देना। तो माँ ने नाम लेना शुरू किया, ये नाम वो नाम वो नाम। तो उसकी माँ ने जैसे ही अब्दुल्ला का नाम लिया तो उसकी जो वो है लड़की है, उसने उसकी अपनी माँ का हाथ दबा दिया, क्योंकि शी वाज अनेबल टू स्पीक, उसका तो गला कटा हुआ था। तो इस कंडीशन में ये माना गया कि देखो यहाँ 2 चीज़ें निकल के आई, जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए। पहली चीज आई कि डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये विद द हेल्प ऑफ साइंस भी दी जा सकती है।
दूसरी चीज़ ये आई, कोर्ट ने जो फाइनली यहाँ पे निकाला कि वो बेचारी तीसरे दिन मर गई थी, और जो ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ उसका जो कंडक्ट माना गया था बाद में इस चीज़ को, इसे सेक्शन 8 में भी रिलीवेंट माना गया था। तो ये केस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको सेक्शन 32 में भी हम पढ़ेंगे जब डाइंग डिक्लेरेशन करेंगे, और ये यहाँ पर भी रिलीवेंट माना गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सेक्शन 8 क्लियर हो गया होगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ हर एक सेक्शन पे, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सारे वीडियोज अगर आप देख लेंगे ना तो आपके लिए एविडेंस एक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को देखो, लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mklegalशिक्षा@gmail.com पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्शन 9 एंड 10। ये दोनों के दोनों सेक्शन हम एक ही उसमें कवर करेंगे। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई है, वो हम उसके बाद उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।